Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nani Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स इससे पीछे हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया, उससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का जिक्र हम इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर भी कर चुके हैं और इनफैक्ट जो हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला स्टार्टिंग लेक्चर था उसके अंदर हमने न्यूक्लियस का जिक्र किया। जब हम एक सेल एक बिजी सिटी के साथ कंपेयर कर रहे थे तो हमने कहा था कि जिस तरह एक बिजी सिटी के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है उस शहर की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करती है, इसी तरह हमारा जो सेल है इसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज एट अ सिंगल टाइम चल रही होती हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस कहते हैं। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमने स्टडी की थी सेकंड लेक्चर के अंदर कि 1831 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने न्यूक्लियस को सेल के अंदर डिस्कवर किया था और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर 1665 रॉबर्ट हुक के कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया था। रॉबर्ट हुक का कॉन्सेप्ट ये था कि सेल जो है वो अंदर से बिल्कुल खाली होता है, ठीक है, वो एक एम्प्टी कंपार्टमेंट है। लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर करके उसके कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया था। तो ये इसकी डिस्कवरी जो है ये हमने सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। आपने इसको यहाँ पर भी ज़हन में रखना है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का भी हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इन्हीं चंद बातों के साथ जिनका जिक्र हमने पहले किया है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपने इसकी डिस्कवरी देखनी है। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। ठीक है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल है। स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर इसको पैराग्राफ के शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने हेडिंग्स की शक्ल में लिखना है। और हेडिंग्स आपने कैसे बनानी है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे हेडिंग्स बना दी हैं। आप लोगों ने सिंपल इसी तरह से हेडिंग्स बनानी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्कवरी की हेडिंग देंगे, फिर आप यूकैरियोटिक सेल की हेडिंग देंगे और फिर आप ये लिख देंगे ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चार किंगडम आते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। और इन तमाम के पास क्या होता है, वाज़ेह प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो हमें बड़ा वाज़ेह सेल के दरमियान में एक स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर दीवारें होती हैं, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इसकी लोकेशन क्या है फ्रेंड्स? इसकी लोकेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनिमल सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में मौजूद होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंटर में बहुत बड़े गुब्बारे की तरह का, ठीक है, गुब्बारा की तरह का एक वैक्यूल होता है पौधे के, ठीक है, पौधे के सेल होते हैं ना, प्लांट सेल, उसके सेंटर में जैसे गुब्बारे के अंदर पानी भरा होता है ना, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। वो वैक्यूल क्या करता है, वो न्यूक्लियस को पुश कर देते हैं एक साइड पर और खुद जो है वो सेंटर में सारी जगह को ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है लोकेशन क्या है, एनिमल सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन सेंटर। एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होते हैं, जबकि क्या है इन मैच्योर प्लांट सेल। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात काबिल गौर है कि मैच्योर प्लांट सेल, मैच्योर कहते हैं बड़े को, बालिग को कहते हैं। मैच्योर प्लांट सेल से क्या मुराद है, एक ऐसा प्लांट सेल जो कि बड़ा हो चुका है, ठीक है, जो कि बड़े दरख्त का प्लांट सेल, आप ये समझ लें। ठीक है, अब स्टूडेंट जब प्लांट सेल्स छोटे होते हैं, जब प्लांट सेल्स बनते हैं तो उनके अंदर बड़ा वैक्यूल नहीं होता, उनके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एक प्लांट सेल जो है वो बड़ा होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे वैक्यूल्स है ना वो आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं और सेंटर में फिर एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैच्योर प्लांट सेल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो छोटे इनमैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं, क्योंकि उनमें कोई बड़ा वैक्यूल नहीं होता, उनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखना है। इसको हम आगे वैक्यूल का जब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे तो भी हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इमेच्योर प्लांट सेल्स इट इज पुश्ड, इसे धकेल दिया जाता है टू साइड एक तरफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, की मौजूदगी की वजह से, लार्ज वैक्यूल, एक बहुत बड़े वैक्यूल की मौजूदगी की वजह से इसे एक साइड पे धकेल दिया जाता है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी लोकेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, आमतौर पर जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये सेल है, सेल के सेंटर में स्टूडेंट्स इस तरह से ना यहाँ पर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। अब फ्रेंड्स जब न्यूक्लियस को मजीद मैग्नीफाई करके देखा जाता है, ठीक है, तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आता है। जिस तरह आप ये समझ लें बॉल है ना,
ठीक है, एक बॉल है, उस बॉल के बाहर वाली तरफ क्या है, छोटे छोटे सुराख हुए हुए हैं। ठीक है, जो बॉल है उसके बाहर छोटे छोटे सुराख हुए हुए, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो जो बॉल की दीवार है ना स्टूडेंट्स, तो क्या वो आप उससे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दीवार है, तो उस न्यूक्लियस की दीवार को हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर इनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इससे कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो दीवार होती है उससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स उस दीवार के अंदर छोटे छोटे से ना सुराख होते हैं। ठीक है, जिसके जरिए जो साइटोप्लाज्म से चीजें न्यूक्लियस के अंदर आती हैं, न्यूक्लियस से चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर जाती हैं, उन सुराखों को स्टूडेंट्स कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पोर्स। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है फ्रेंड्स, सबसे बाहर वाली दीवार है, ये क्या है, न्यूक्लियर इनवेलप है। इस न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर छोटे छोटे जो पोर्स हैं, सुराख हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ठीक है, पोर्स कहते हैं सुराखों को। ये ऐसे सुराख हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो इन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कह देते हैं। फिर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह आप एक बॉल ले लें। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मैं इसको आपको इस तरह से समझा रहा हूँ। इस तरह आप देखें ना, वाटरमेलन देखे आपने, तरबूज देखा हो, तरबूज को क्या कहते हैं, ठीक है, देखने के लिए आया कि तरबूज ठीक है नहीं, ठीक है, छुरी से क्या कहते हैं, दरम्यान में एक टक लगाते हैं, जिससे उसको थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जब वो बाहर निकाल लेते हैं तो वहां पे एक खाली सी जगह बन जाती है, जिससे हम उस तरबूज के अंदर देख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस जो है ना बिल्कुल, ठीक है, राउंड शेप है। आपको एक पर्टिकुलर शेप के अंदर कट करके ना उसके अंदर से दिखाया ना, तो इसके अंदर क्या पड़ा है। जब हम एक यहाँ से इसको कट करके देखते हैं, देखिए आपको जो रीजन नजर आया हुआ है, ठीक है, जो रीजन, जो इलाका आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये कट किया हुआ है न्यूक्लियस को। जब कट किया हुआ तो अंदर से हमें क्या नजर आता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, जिस तरह हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, तकरीबन आप इसी से मैच कर सकते हैं। जिस तरह सेल की जो दीवार है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरह न्यूक्लियस की दीवार को क्या कहते थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते थे। तो जिस तरह सेल के दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है ना, तो न्यूक्लियस को जब हम स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियस के दरमियान में भी एक चीज मौजूद होती है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस। क्या नाम है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के दरमियान में ब्लैक कलर के ग्राउंड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तादाद में एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस तरह न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो फासला होता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल। ठीक है, फिर इसी तरह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियोलस के दरमियान एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म। आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के दरमियान एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिस तो मौजूद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर धागेनुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं डीएनए के। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन्स के। डीएनए का स्टूडेंट्स क्या मतलब है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये हमारा वरासती मादा है, इसे हम हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं, वरासती मादा है। ये क्या करता है, ये वालिदैन से बच्चों में खसूसियात को मुंतकिल करता है, और हमारे जिस्म की जितनी भी एक्टिविटीज है, हम कहते हैं ना उनको, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमारे जिस्म की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, तो न्यूक्लियस के अंदर वो खास चीज जो है उसका नाम है डीएनए। डीएनए का मुखफ़फ़ क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है स्टूडेंट्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो डीएनए है ना, ये दो तरह से पाया जाता है। एक तो ये है कि बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल इस तरह समझे, जिस तरह के पास, जिस तरह आपके पास एक धागा है, एक नलकी है, उसको आप क्या करें, धागे को जमीन पे बिखेर दें। ठीक है, किस तरह से बिखरा हुआ, उलझा हुआ धागा है। आप बिल्कुल इसी तरह समझ लें, डीएनए जो है वो धागेनुमा शक्ल में मौजूद होता है। अगर वो बिखरी हुई शक्ल में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर प्लाज्मा के अंदर पड़ा होता है, इसे हम कहते हैं क्रोमाटिन। स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। देखिए यहाँ पर, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, ये डीएनए जो किस तरह से बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है, क्रोमाटिन है। स्टूडेंट्स, लेकिन होता क्या है, देखिए, जब एक सेल जो है, आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर सेल तकसीम होते हैं, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो से चार सेल्स बनते हैं। तो जब एक सेल तकसीम होने लगता है, तो उसके अंदर ये जो डीएनए जो है बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा है, जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं, ये आपस में इकट्ठे होते हैं, धागे आपस में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होकर इस तरह का खास स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, दरम्यान में पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से, और फिर नीचे से ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स, मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, क्या कहते हैं इसे, क्रोमोसोम कहते हैं। तो अगर डीएनए बिखरे हुए धागे की शक्ल में पड़ा है सेल के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, क्रोमाटिन कहलाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर डीएनए जो है वो इकट्ठा हो गया और इस तरह की खास शक्ल बना ली है इसने,
तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये डीएनए का मैंने आपको स्ट्रक्चर जो था इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब आए इसको बुक से एक मिनट में रीड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप ये पेपर में नोटिस से निकले होंगे तो आपने डिस्कवरी, यूकैरियोटिक सेल, फिर लोकेशन, फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है वो डायग्राम बनानी है। डायग्राम स्टूडेंट्स बनाना बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, बाहर एक सर्कल बनाएंगे और अंदर जो है वो इस तरह से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना देंगे आप। ठीक है, बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना। आप इस तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरह ड्रॉ करेंगे और फिर इसको इस तरह से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना देंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप एक, ठीक है, गोल दायरा बना देंगे, उसको फिल कर देंगे। ठीक है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये न्यूक्लियोलस है। और ये जो इसके दरमियान का जो एरिया है, यहाँ पे आप छोटे छोटे से सुराख बना देंगे, इस तरह के डॉट्स, इस तरह से ना सुराख बना देंगे जो कि न्यूक्लियर पोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद दरमियान में आप क्या करेंगे, इस तरह से धागे में स्ट्रक्चर्स लगा देंगे जो कि क्रोमाटिन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो साथ आप नीचे बता देंगे कि क्रोमाटिन जो है ये कंटेंट्स होकर क्या बना देगा, क्रोमोसोम्स बना देगा। आपके बुक के अंदर डायग्राम जो है, ठीक है, वो थोड़ी सी मुश्किल बनी हुई है। ठीक है, मुश्किल नहीं बनी हुई, वो कलरफुल डायग्राम, इसी वजह से आपको मुश्किल नजर आ रही है। तो बहुत आसान है न्यूक्लियस की डायग्राम, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, लाजमी बनाना है। पेपर में इसके डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी है। जिस तरह आप लोगों ने सेल वॉल की डायग्राम बनाई थी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डायग्राम बनाई थी आपने, इसी तरह से न्यूक्लियस के डायग्राम की भी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। स्टूडेंट्स इन्वेलप कहते हैं लिफाफे को। लिफाफे आप देखते हैं ना, लिफाफे की दो साइड्स होती हैं, ऊपर वाली साइड एक नीचे वाली साइड। तो जो न्यूक्लियस है ना, ये डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है, बाउंडेड का मतलब होता है घिरा होना। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो घिरा हुआ है डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से, जिनको मिलाकर हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, और उन दोनों मेम्ब्रेन्स को मिलाकर हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस तरह से आपको नजर भी आ रहा है कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। देन स्टूडेंट्स देखिए न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, ये खास किस्म के सुराख हैं जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है। न्यूक्लियर इन्वेलप इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन थी ना, जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, वो कुछ चीजों को गुजरने देती थी, कुछ चीजों को गुजरने नहीं देती थी। इस तरह ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये कुछ चीजों, सेमी का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाफ। ठीक है, हमने कल सेल मेम्ब्रेन को हमने कहा था कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो आपने ध्यान में रखना है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही का दूसरा नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या फर्क होता है, तो स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं होता। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि चीजों को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी की चीजों को अंदर लाना, और सेमी परमिएबल का मतलब होता है आधी चीजों को अंदर लाना, आधी चीजों को अंदर ना लाना। तो सेम है दोनों। ठीक है, सेमी का मतलब होता है हाफ, जिस तरह आप देखते हैं कि सेमी फाइनल है, मतलब फाइनल नहीं होता, फाइनल से पहले वाला हाफ फाइनल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, हाफ परमिएबल है, कुछ हद तक परमिएबल है। परमिएबल का क्या मतलब था, गुजरने की इजाजत देना। एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ चीजों को गुजरने देती है, कुछ चीजों को गुजरने नहीं देती। तो न्यूक्लियर मतलब क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी दीवार है जो कि कुछ चीजों को गुजरने देती है, कुछ चीजों को गुजरने नहीं देती। ठीक है, एंड हैज मेनी पोर्स, और इसके अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं। इन सुराखों को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का। ठीक है, आप इसको ज़हन में रखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक का जो फासला है साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूक्लियस को हम देखते हैं, तो न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर सेंटर में एक स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसके दरमियान एक जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, आप साइटोप्लाज्म से याद रखें न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको करते हैं, द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक जो जेली लाइक मटेरियल मौजूद होता है स्टूडेंट्स, इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म का। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल मौजूद होता है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग बनेगी वो बनेगी न्यूक्लियोलस की। किसकी हेडिंग बनेगी स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस की। आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इन न्यूक्लियोप्लाज्म में देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर सारा, इसके अंदर एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किए, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या फिर ज्यादा स्मॉल बॉडी,
छोटी छोटी सी इज्साम, ठीक है, मतलब जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना तो हमें ब्लैक कलर का एक स्पॉट नजर आता है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर की कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज होती है जो ब्लैक कलर की न्यूक्लियस के सेंटर में नजर आती है। उससे वो कह रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में देयर वन और मोर, एक या ज्यादा स्मॉल बॉडी, छोटी छोटी सी चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलाई कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलाई क्या है स्टूडेंट्स, जमा है, इसका सिंगुलर क्या होगा, न्यूक्लियोलस, क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस। जब हम इससे ज्यादा की बात करेंगे तो हम कहेंगे न्यूक्लियोलाई। मैं कहता हूं यहाँ पे एक चीज पड़ी है, एक स्मॉल बॉडी है, ये न्यूक्लियोलस है। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर दो स्मॉल बॉडीज पड़ी है, फर्स्ट करें ये है और इसके साथ एक यहाँ पर भी पड़ी है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे दो न्यूक्लियोलाई हैं, यहाँ पे क्या है, दो न्यूक्लियोलाई हैं। अब न्यूक्लियोलस नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, न्यूक्लियोलाई, क्योंकि अब जमा हो गए, दो बन गए हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक या ज्यादा छोटे छोटे से फॉर्म होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं, और इसका सिंगुलर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, ये पेपर में एमसीक्यू आता होता है, लिख लें, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है इसे राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स को तैयार किया जाता है, यहाँ पर राइबोसोम्स को बनाया जाता है। फ्रेंड्स राइबोसोम्स क्या होते हैं हम इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इसे। मैंने आपको पहले भी बताया राइबोसोम्स हमारे सेल के अंदर खास किस्म के ऑर्गेनालिज हैं जो कि सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, प्रोटीन्स को तैयार करती हैं, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनालिज जो कि प्रोटीन्स को तैयार करती हैं वो खुद कहां पर तैयार होती हैं, तो वो खुद जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर तैयार होती है। जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये राइबोसोम का असेंबल। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। फ्रेंड्स जिस तरह से आप देखे ना कि गाड़ियों के पार्ट्स हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री क्या करती है, ठीक है, गाड़ियों के फिर बाइक वगैरह के ना पार्ट्स मंगवा लेते हैं, पार्ट्स को आप इकट्ठा करके नई बाइक्स बनाते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके कहते हैं असेंबल करना, पार्ट्स को इकट्ठा करके आप एक नई चीज बना रहे हैं, एक नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसे कहते हैं असेंबल। तो यहाँ पर राइबोसोम्स के हिस्से टुकड़े पड़े होते हैं, यहाँ पर उनको मिलाकर नए राइबोसोम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोसोम्स को असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तैयार किया जाता है, ये न्यूक्लियोलस है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका, वो होगा क्रोमाटिन। क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रोमाटिन। क्रोमाटिन मैंने आपको पहले बता दिया कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है, डीएनए और प्रोटीन्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बिखरे हुए धागे हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स फाइन, फाइन का मतलब होता है बारीक, क्या होता है, बारीक, इसको सही रखना। फाइन किसे कहते हैं, बारीक को कहते हैं, थ्रेड कहते हैं धागे को, लाइक मटेरियल, धागों के नुमा का, धागा नुमा, ठीक है, एक मादा होता है, धागा नुमा एक चीज होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, बारीक धागा नुमा चीज होती है, जिसका हम स्टूडेंट का नाम देते हैं, जिसका हम नाम देते हैं क्रोमाटिन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, क्रोमाटिन का नाम देते हैं। ये किससे मिलकर बनी होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये मुश्तमिल होती है, किस पर मुश्तमिल होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। स्टूडेंट्स डीएनए का मुखफिफ आपको आना चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, और प्रोटीन से, ठीक है। तो जो क्रोमाटिन है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट्स, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन से, ठीक है। और ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए धागों की शक्ल में, बारीक बिखरे हुए धागों की शक्ल में मौजूद होती है, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती है, और इसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे क्रोमोसोम्स की, किसकी हेडिंग देंगे, क्रोमोसोम्स की हेडिंग देंगे। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे जिस्म के अंदर सेल है वो मुसलसल तकसीम करते हैं, एक सेल तकसीम करके दो सेल्स बनाता है, फिर वो दो सेल तकसीम करके आगे मजीद चार सेल्स बनाते हैं। इसको हम अगले चैप्टर, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इसके अंदर हम सेल्स की तकसीम को देखेंगे कि एक सेल जो है वो किस तरह से तकसीम होकर एक नया सेल बनाता है। तो अभी आपने जो अहम चीज ध्यान में रखनी है कि ये ध्यान में रखना है कि जब एक सेल तकसीम होता है ना, इसके न्यूक्लियस जो है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है वो अरेंज होता है, और अरेंज होकर इस तरह का एक खास स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, व्हेन अ सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, जब एक सेल जो है वो तकसीम होना शुरू करता है, तो इट्स क्रोमाटिन कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कसीफ होना, सुकड़ना, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा, आपने एक स्टील का ग्लास है, उसमें ठंडा पानी डाला है, तो आप देखेंगे स्टील के ग्लास के बाहर पानी जमा हो जाता है। वो पानी कहाँ से आता है, वो फजा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर पानी के बुखारात मौजूद होते हैं। जैसे आप उसके अंदर ठंडा पानी डालते हैं, उसके साथ ग्लास के साथ मिलकर, कम टेम्परेचर होता है तो ग्लास के साथ मिलकर वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। जो पानी गैस की शक्ल में था वो लिक्विड शक्ल में आ जाता है, क्योंकि स्टील के ग्लास के बाहर आपको नजर आता है, ठीक है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन, चीजों का इकट्ठे हो जाना, करीब आ जाना। तो यहाँ पर क्या है, जो डीएनए है, जो बिखरे हुए धागे हैं, वो आपस में कंडेंस होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एंड टेक्स द शेप ऑफ, और किस कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, थिक क्रोमोसोम्स, इस तरह के मोटे क्रोमोसोम्स की शक्ल जो है वो इख्तियार
कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका क्रोमोसोम्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपकी हेडिंग बनेगी, वो बनेगी डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि डीएनए होता क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, डीएनए कंटेन्स जीन्स। स्टूडेंट जीन्स क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इसको डिस्कस किया था। ये क्रोमोसोम है स्टूडेंट, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए मौजूद होते हैं। अब ये फर्ज करेंगे ये इतना सा एक डीएनए है। अब मैंने आपको बताया था जीन क्या होते हैं, डीएनए के खास टुकड़ा इसके पास जो कि हमारे जिस्म में खास काम करते हैं, इसे हम जीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है, आपको पता है कि एक पिगमेंट मौजूद होता है, इसे मेलानिन कहते हैं। हमारी जो स्किन का कलर है ना, ठीक है, एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। आप ये समझ लें मेलानिन जो है केमिकल है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर जब आएगा तो हमारी स्किन का कलर क्या कर देगा, डार्क कर देगा, ठीक है, स्याह कर देगा। अब स्टूडेंट्स उस मेलानिन को बनाने के लिए जो डीएनए है ना, डीएनए का वो टुकड़ा जो उस मेलानिन को बनाता है उसे कहेंगे जीन। समझ आ रही, ये मेलानिन बनाने वाला जीन है। इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर कमर्शियल्स में हमारे नाखून के अंदर, बालों के अंदर एक प्रोटीन होती है, इसे हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन। क्या कहते हैं, केराटिन। अब इसको बनाने के लिए खास किस्म का डीएनए का टुकड़ा है जिसे हम जीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जीन क्या होते हैं, डीएनए का खास टुकड़ा जो कि हमारे जिस्म के अंदर एक खास काम करने की सलाहियत रखता है, ठीक है, या फिर डीएनए का एक टुकड़ा जो कि हमारे जिस्म के अंदर एक प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखता है, इसे हम जीन कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम डिटेल से जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कि जीन क्या होता है। अभी आप ध्यान में रखें, जीन क्या होता है, डीएनए का वो टुकड़ा क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर एक खास काम करता है। अब इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, डीएनए का वो टुकड़ा जो कि हमारे जिस्म के अंदर एक खास, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट ये इसके अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं विच कंट्रोल, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जो कि सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हम कहते हैं न्यूक्लियस जो है सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, वो है स्टूडेंट डीएनए। इसके पास सेल की मुकम्मल मालूमात होती है कि सेल के किस हिस्से ने क्या काम करना है, किस तरह से करना है, सारी मालूमात इसके अंदर मौजूद होती है। स्टूडेंट्स इट इज रिस्पांसिबल, ये जिम्मेदार होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स खसूसियात को। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात को मुंतकिल करना, ठीक है, टू नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल के अंदर। वालिदैन के बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं, ठीक है, ये भी डीएनए के जरिए होती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि उनका डीएनए जो है मैच कर गया है, ठीक है, उनके पेरेंट्स का डीएनए उसके बच्चे के साथ डीएनए के साथ मैच कर गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये थ्रू स्पर्म एंड एग जो है वो अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफर होता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। अब स्टूडेंट्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल क्यों कहते हैं। हेरिडिटरी कहते हैं विरासत को, इसे कहते हैं विरासत को। विरासत से क्या मुराद है, वो चीजें जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो हेरिडिटरी मटेरियल स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मुराद है, यहाँ पर हेरिडिटरी मटेरियल से मुराद है विरासती मादा, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स, विरासती मादा। यहाँ पे विरासत में हम जमीनों को, प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम खसूसियात को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उन सिमिलैरिटीज को डिस्कस करेंगे जो कि वालिदैन की तरह। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स की हाइट ज्यादा है तो बच्चे की हाइट भी ज्यादा होगी। अगर पेरेंट्स का स्किन कलर दोनों का व्हाइट है तो बच्चे का स्किन कलर भी व्हाइट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वो खसूसियात है जो कि वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल हो रही है। और वो कौन सी चीज है जो उन खसूसियात को मुंतकिल कर रही है, वो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। और इसी वजह से चूंकि वालिदैन से बच्चों में खसूसियात को मुंतकिल करता है, इस डीएनए को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स बुक में लास्ट पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जिक्र है न्यूक्लियस में। हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब बैक्टीरिया और आर्की, ठीक है, जो दो है ना, बैक्टीरिया और आर्की, दोनों के जो सेल के अंदर वाहिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके पास वाहिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है। देयर क्रोमोसोम, इनका जो क्रोमोसोम है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, क्रोमोसोम मतलब डीएनए जो है, हम कहते हैं हमारा क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, जबकि प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम है सिर्फ डीएनए से मिलकर बनता है एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, का साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है, ठीक है। स्टूडेंट अगर मैं आपको डायग्राम की मदद से यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरह से बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर होता है और इस तरह से इनके सेंटर में इस तरह से इनका डीएनए मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस कहते हैं वो जगह जहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है।
अगर आप ये कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो गलत है। आपने ये कहना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं उसके बाहर एक वेल डिफाइंड एक बाउंड्री होती है, एक दीवार होती है जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है, जबकि यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के अंदर इस किस्म की कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी दीवार मौजूद नहीं होती। और जो उनका डीएनए है, ठीक है, वो एक ही धागा नुमा स्ट्रक्चर के अंदर साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लॉट कर रहा होता है, तैर रहा होता है, ठीक है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। आप यहाँ पे किसकी हेडिंग देंगे? प्रोकैरियोटिक सेल की हेडिंग देके आप इस पॉइंट को लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जब आपने न्यूक्लियस को लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है तो आपको ये तमाम हेडिंग्स बनानी है। डिस्कवरी, यूकैरियोटिक सेल, लोकेशन, स्ट्रक्चर की ये डायग्राम बनानी है और इसको लेबल भी करना है आपने, ठीक है। उसके बाद ये तमाम आपने पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप लिख भी लें, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स में क्या फर्क होता है? स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आपने ये डायग्राम बना देंगे साथ, ठीक है। एक डिफरेंस आपका ये हो जाएगा, ठीक है, जो लाइन लिखी हुई है। एक डिफरेंस आपका डीएनए नहीं लिखना आपने, जब आपसे क्रोमोसोम पूछा रहेगा तो डीएनए नहीं लिखना, यहाँ तक लिखना है और साथ आपने डायग्राम बना देनी, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ लेता है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर एनवेलप, शॉर्ट में पूछ लेता है तो आप ये डेफिनेशन लिखकर साथ ही डायग्राम बना देंगे। अपने पास ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ डेफिनेशन के साथ, डेफिनेशन लिख के आप 2 नंबर नहीं ले सकते, आपने इसके साथ डायग्राम या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लाजमी लिखना होता है। अगर आप डायग्राम बना दें तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।